नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बेलगाम अपराधियों का कहर, कंप्यूटर ऑपरेटर को लूट के दौरान खदेड़ कर मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। $500 डायलिसिस के बाद जिंदगी की जंग हार गई सुनीता। झोला छाप डॉक्टर ने निकाल ली थी दोनों किडनी। और मैठी टोल कर्मियों को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश की तेज। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों का कहर देखने को मिला है। अहियापुर के जमालाबाद विशंभरपुर रोड में रविवार देर रात 3 लुटेरों ने मारीपुर के एक मॉल के सिस्टम ऑपरेटर रंजन सिंह को खदेड़ कर गोली मार दी। उसे गंभीर अवस्था में SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहां सोमवार की शाम उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मीनापुर के लौतन गांव का रहने वाले सुधीर कुमार सिंह का 26 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रंजन शहर में ही डेरा लेकर रहता था। रविवार को उसका ऑफ था। इसके बाद से वह गांव जाने के लिए मीनापुर की ओर रवाना हुआ। इसी बीच विश्वकर्मा चौक से जमालाबाद के बीच बाइक सवार अपराधियों ने उसका पीछा किया। इस दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उसे रुकने के लिए कहा। जब वह नहीं रुका तो अपराधियों ने पीछे से फायरिंग कर दी। एक गोली उसके पीठ में लग गई। गोली लगने के बाद भी रंजन नहीं रुका। आगे जाकर उसने डायल 112 की टीम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अपराधियों का सुराग लगाने में जुट गई है। हम लोग स्पीड से स्कूटी से आए, फिर देखो वो आया, सीधा गाड़ी लगाया, हेलमेट वगैरह बैग वगैरह रखा, सीधा उसको चौकी पे बैठ गया। ठीक है, उसके बाद फटाक से फोन ऑन किया तो हम पूछे क्या हो गया, तो बोला देखिए पीछे कुछ हो गया। ठीक है, डायरेक्टर कुछ बोला नहीं उतना, पीछे देखिए गोली लगा। फोन ऑन किया है, पापा का अपना नंबर निकाले, पापा से निकाले, पापा ऐसे कर रहा था खाली। ठीक है, आवाज नहीं निकाला, तो फिर हम फोन लेकर बात किया। उसके बाद उसका हालत पूरा बहुत ज्यादा खराब होने लगा है। फटाक तो कोई एक तो शायद 19 लास्ट में नंबर था, उस पर कॉल लगा। फिर 18 वो नंबर दिया तो उस पर कॉल किया, तो आपको इन्फॉर्म किए, तो वो आए हैं, तो फिर उनको पिक करके लेके गया। फिर हम कॉल करके बोले 112 को तुम? हाँ, हमें कॉल किया। अच्छा, तो क्या बोल रहा था कि कहाँ घटना हुआ, कुछ बताया? ना विश्वकर्मा चौक से जमालाबाद के बीच में, शायद बोले कि इतना दूर के बीच में हुआ है। ठीक है, अच्छा। और मतलब उतना क्लियर वो नहीं बता पाया कि आवाज उतना निकल नहीं रहा था, मतलब डर से हालत बहुत ज्यादा खराब था। मतलब लगा है बोले थे गाड़ी से छीनने था, छीनने के लिए किया, लेकिन भाग के निकल गए। एक बात जानते हैं, उसको हिम्मत मानी है। हम उसको हिम्मत मानते हैं। इतना दूर से यहाँ तक आया, लोग बैठा था यहाँ, गाड़ी सीधे इधर लगा दिया, सीधे गाड़ी चौक पे बैठ गया। हमको हिम्मत जुटाना पड़ेगा उस बच्चे को। मोटरसाइकिल किया कि नहीं, उसके पीछे मोटरसाइकिल था। आगे गाड़ी लेके जाता तो मर जाता वो लड़का, लेकिन देखा लोग हिम्मत जुटा कर। कोई नहीं, उसका गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, बस वही एक मोटरसाइकिल था। बस हम लोग डायरेक्ट रोड पे एक कस्टमर में थे ना, जिसको माल भेजना था, तो वहीं पे गाड़ी उनका लगा हुआ था। पापा गाड़ी चिन्ह तो काहे मेरा गाड़ी, उसका भाई भी था। ऐसा कुछ मैटर हुआ नहीं उनका। कौन आपको होगा कहां पे? स्कूल के पास। हाँ, तो गया, बोले कि गाड़ी ठीक से रख दिया, ठीक है, तो बोले कि लौटर। इसमें जो है कि कल रात्रि में एक युवक हैं जिनका नाम है रंजन कुमार, पिता का नाम सुधीर कुमार, उम्र लगभग 25 वर्ष, जो लोतन मीनापुर के रहने वाले हैं। वो यहाँ पर माड़ीपुर मुजफ्फरपुर में एक रिलायंस डिजिटल शोरूम है, जहाँ पर वो काम करते थे, और उसी में रात्रि में अपना काम समाप्त होने के पश्चात अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी उनका जो कहना है कि एक जो मोटरसाइकिल पे अज्ञात अपराध कर्मी जो उनके पीछे से आए और उनको फिर मोटरसाइकिल रोकने का इशारा किया।
और जब ये नहीं रुके और अपनी गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाई तो उनके द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई। इस संबंध में बाद में जो है स्थानीय लोगों की मदद से और डायल 112 की गाड़ी के द्वारा जो है इनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इनका SKMC ले जाया गया, जहाँ पर इनका बाद में इनको एक निजी अस्पताल यहाँ पर जो है उनके परिजन ले गए। पुलिस जो है अभी इसमें, क्योंकि अहियापुर थाना क्षेत्र से ही उनका पीछा करने की बात सामने आई, तो अहियापुर थाना में ही कांड दर्ज कर लिया गया है तथा साथ ही जो CCTV कैमरा और जो भी जांच पड़ताल है वो स्टार्ट कर दी गई है तथा ये जो अभी पुलिस सभी एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि इसमें दोनों एंगल अभी तक क्लियर नहीं है कि ये लूट है या फिर जो लूट का प्रयास है या फिर जो कोई पर्सनल उनका किसी दुश्मनी या फिर कोई ज़मीनी या फिर जो कोई भी कुछ भी विवाद हो सकता है। तो सभी एंगल से हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। तो अभी जब ये उसमें अनुसंधान के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जो रियल जो मोटिव है वो क्या था गोली चलाने का। मुजफ्फरपुर के SKMCH के ICU में भर्ती दोनों किडनी गंवा चुकी सुनीता की वर्षों तक जिंदगी के लिए संघर्ष करने के बाद आखिरकार सोमवार को मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली सुनीता एक अवैध नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का शिकार हो गई। इस घटना में गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान सुनीता की दोनों किडनी निकाल ली गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मामला पिछले साल तब सामने आया था जब सकरा बरियारपुर थाना क्षेत्र स्थित एक अवैध नर्सिंग होम में सुनीता का ऑपरेशन किया गया था, जहां गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान उसकी दोनों किडनी काटकर निकाल ली गई थी। इस घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। सितंबर 2022 में सुनीता को SKMCH में भर्ती कराया गया था। तब से उसका वही इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने SKMCH अस्पताल में सुनीता से मुलाकात की और उसकी आर्थिक मदद भी की। पिछले महीने जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के दौरान मुजफ्फरपुर आए थे, तब भी सुनीता ने उनसे मुलाकात की थी और किडनी ट्रांसप्लांट की मांग की थी। सुनीता सितंबर 2022 से SKMCH के ICU में भर्ती थी। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सितंबर के आखिर में उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत हुई। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन उनकी हालत इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वे चलने में भी असमर्थ थी। डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन वे इतनी कमज़ोर हो गई थी कि ऑक्सीजन सपोर्ट के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। ना हमरा बहन पुत का लगे गे मौसी आबे ना तो हमरा लिया डलिया भी नहीं तो हम कहले रे बउआ जे बियाह ना बल तो बहुत मम्मी के मन खराब हो तो हम कहले रे बउआ बियाह ना मत हमर बहन रहल कह के जानू बउआ के कुछ कह रे बा जानू 3 बरस होले रे बाप रे बा कि 2 बरस बाप रे बा ना कोई ना देला कई रानिया के किडनी देने के लिए तो कहा गया था ना कोई दिल के रे बा ना कोई दिल का हमर रनिया के किडनी ना रनिया हमर जी जाती है रे बाप रे बा 3 गो बच्चा के कोई ना आया सारा दे के आ भागा ले गे रनिया। सुनीता के साथ 4 दिन से स्थिति बहुत खराब था जी। क्या हो रहा था? डॉक्टर दम फूल रहा था और खांसी हो रहा था और आँख में और पंजरा में दोनों में दर्द हो रहा था, पेट में से ही पानी भरा हुआ था, इसलिए दर्द भी ज़्यादा हो रहा था। डायलिसिस हो रहा था तो थोड़ा देर आराम रहता था, अब डायलिसिस के बाद भी नहीं आराम हो रहा था, कल से ज़्यादा स्थिति खराब हो गया उसका। हाँ डॉक्टर बोले डॉक्टर यही बोले हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो इसका होगा इलाज तो हम कर ही रहे हैं। मुआवजा वजह कुछ मिला कि नहीं? जो मुआवजा मिला उसको छोड़िए ना, पहले जो मुआवजा मिला तो जो किडनी लगाने के जो बात हुआ अभी तक तो लग भी नहीं किया, सरकार अभी तक सुन भी नहीं किया। अब उसका मौत हो गया तो किडनी लगाने से आपका फायदा ना अभी तक उसका प्रशासन ना कुछ सुन भी नहीं किया। जो अभी 3 गो डॉक्टर साला फरार है, जो आज तक सुन भी नहीं किया अभी तक। एक डॉक्टर जेल में है ना अभी? एक और जेल में, जो वो कंपाउंडर था वो जेल में रह क्या फायदा उसका, जिसके डॉक्टर गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ। तो ना प्रशासन ना सुनता है ना सरकार सुनता है। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था जो किडनी निकाल लिया था? टीलेस के हुआ था, उसे में निकाल लिया था जी। कै गो डॉक्टर भागा हुआ है? अभी 3 गो भागा हुआ है।
क्या डिमांड मांग है आप लोग का? मांग है यही कि हमको मुआवजा चाहिए, और बाकी तीनों बच्चा जो पढ़ता है वो जब तक पढ़ना चाहिए, जब तक पढ़ेगा तब तक उसको पढ़ाना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसको जब तक क्या मांग रहे हैं? मुआवजा में पैसे मांगना है और हमारा नौकरी चाहिए। वो क्या साल इलाज चला यहाँ पर? 2.5 साल से लगभग हो गया। 2.5 साल इलाज। हाँ। घर में कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं? कोई नहीं है। कौन देगा किडनी? अब हम अपना दे रहे तो कोई लेवे नहीं। हमारा पत्नी बोला कि हम अपना ले लेंगे आपका, तो फिर हमारा बाल बच्चा कौन देगा? हम ऐसे ही मरेंगे और आप भी मरिएगा तो हमारा बाल बच्चा का देगा कौन? हमारा तीनों बाल बच्चा के तो उसको भी नहीं देखना है हमको। अब आज उनकी सबसे ज़्यादा तबीयत कब बिगड़ी थी? आज 1 बजे रात से 2 बजे रात से हुआ था। कुछ बोली भी थी? ना, कुछ नहीं बोली है। पुनीता देवी हमारे यहाँ सितंबर 2022 से भर्ती थी जी। किडनी हट जाने की कुछ घटना उनकी हुई थी, जिसके बाद वो यहाँ भर्ती हुई थी और पिछले 2 वर्ष से उनकी चिकित्सा यहाँ जो उपलब्ध संसाधन है उनसे की जा रही थी। यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध नेफ्रोलॉजिस्ट और फिजिशियन जो थे वो देख रहे थे और स्थिति उनकी इधर थोड़ी ख़राब होती जा रही थी। आज चिकित्सा के दौरान अपराह्न में उनका देहांत हो गया। डायलिसिस अंतिम बार सर कब हुआ है उनका? डायलिसिस के लायक आज उनकी स्थिति नहीं थी। कितने दिनों पर डायलिसिस होती थी सर अमूमन? पहले उनकी डायलिसिस हफ्ते में 3 दिन होती थी, इधर के दिनों में 5 दिन तक डायलिसिस की जा रही थी। आज उनकी स्थिति इस लायक नहीं थी कि डायलिसिस की जा सके, तो उनको जीवन रक्षक दवाओं और जो मशीन उपलब्ध है उस पर रखा गया था, लेकिन उनका देहांत हो गया अपराह्न। लगभग 1 साल से सुनीता इसके 2 साल 2 सालों से डोनर नहीं मिला था उसके लिए। कोई डोनर नहीं आया? डोनर एक आए, वो फिर वहाँ उनको हम लोग तो यहाँ ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं है, तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना भेजा गया था। उसके बाद से वहाँ से कोई सूचना हम लोगों को नहीं। 2 बार एक आए थे, एक तो गए ही नहीं जांच कराने और दूसरे जो गए तो उसके बारे में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट से हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में उर्दू स्कूल के एक हेडमास्टर पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। घटना सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित पर्दानशी उर्दू प्राथमिक विद्यालय की है, जहां के हेडमास्टर पर 5वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। हेडमास्टर के इस करतूत से छात्रा स्कूल जाना छोड़ दी। हेडमास्टर के खिलाफ लोगों में काफ़ी आक्रोश है। मामला गुरुवार का है। 112 की पुलिस टीम छात्रा का बयान दर्ज कराने के लिए थाना लाई है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि हेडमास्टर ने भवन के निचले कमरे की खिड़की बंद करने के लिए कहा। खिड़की बंद कर रही थी, तभी पीछे से आकर पकड़ लिया, शरीर से कपड़े को नीचे उतार दिया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बगल में घास काट रही एक महिला दौड़ी, तब मेरी इज्जत बची। शनिवार को स्कूल नहीं जा रही थी तो मां ने फटकारा। उसके बाद आप बीती सुनाई। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि छात्रा का बयान लिया गया है। उसकी मां के आवेदन पर कांड दर्ज कर लिया गया है। हमारी बच्चा नहीं जा रही थी पढ़ने। हम बच्चा को बोले कि काहे नहीं जा रही पढ़ने, तो ये हमको बता नहीं रही, बोली पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो उसको मारने लगा ये करे, तो कल गई थी पढ़ने, परसों जुमरात के दिन पढ़ने गई, तो हमारे बच्चा के साथ घटना करे कि उसको कहा कि खिड़की खोलो, बंद करो। सिमरन को गई खिड़की बंद करने, तो मजहर सर जी गेट को बंद कर दिए। गेट को बंद करके हमारे बच्चा का लंगा कर दिए। तो खिचड़ी वाली है, सो हमारी बच्चा रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो खिचड़ी वाली जाकर गेट पीटी और एगो घास काटने वाली थी, सो जाकर बचाई है। कितने दिन पहले की ये घटना है? 3 दिन पहले की घटना है। 3 दिन में आपको नहीं बताई थी, मारने के डर से। सर हम क्या पूछते हैं? क्या पता, हमको न मालूम है। जब आपको जानकारी लगी आपने क्या किया? तो जानकारी कल हमको 2 बजे के बाद लगा, तो हम मैम को फ़ोन किया कि सर जी है, तो बोले कि नहीं सर जी नहीं है, सो कल आइएगा। तो हम कल आज खाना बना रहे थे, सोचे कि 2-4 आदमी को लेके जाएंगे, तो नहीं गए। पहले हमारे गांव समाज के आदमी को जानकारी हुआ, गांव समाज हमारे ऊपर हो गए कि क्या क्या बात हुआ, तो हम गांव समाज के ऊपर हैं।
मतलब अभी तक आप कानूनी नहीं हुए हैं? नहीं है कानूनी, अभी ले नहीं भी है। FIR भी आपने नहीं लिखा होगा? नहीं। लेकिन क्या चाहते हैं, आवेदन FIR आप करेंगे? जी करेंगे, हमारे बच्चा के साथ ऐसा किया है तो हम क्यों नहीं करेंगे। प्राथमिक उर्दू विद्यालय का ये मामला है जिसमें प्रधानाध्यापक मजहर जीशान, उन्होंने एक 5वीं कक्षा की बच्ची है उसके साथ उन्होंने गलत कार्य किया है और पुलिस को सूचना ज़रा देर से मिली है, 2 दिनों बाद सूचना मिली है, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके और उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी कर दी। सर शिक्षक का पहले से भी कोई शिकायत मिला है? इस तरह का ये ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा था कि पूर्व में भी शिकायत हुई थी, लेकिन पंचायत करके इस मामले को दबा दिया गया। किसी रसोईया जो थी वो? हाँ, रसोईया जब बच्ची चिल्लाई है तो रसोईया वहाँ से दौड़ के आई, लेकिन उसका भी बयान नहीं ले पाए हम लोग, इसलिए कि वो भी डर के मारे हो या पुलिस के डर के मारे हो या ग्रामीणों के डर के मारे हो या प्रधानाध्यापक के डर के मारे, वो अभी सामने नहीं आ रही है, लेकिन हम लोग उसका बयान ले लेते। बच्ची का मेडिकल हो गया और उसकी कार्रवाई की जा रही है। आगे पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? इसमें तो सबसे पहले हम लोग जहाँ भी होंगे प्रधानाध्यापक महोदय को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। मुजफ्फरपुर के दरभंगा 4 लेन पर मैठी टोल प्लाजा के कर्मियों को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। शुक्रवार को हुई इस हमले का CCTV फुटेज वायरल हो रहा है। टोल मैनेजर उत्तर प्रदेश के अयोध्या निवासी राघवेंद्र तिवारी ने गायघाट थाने में 8 स्थानीय दबंग हमलावरों को नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोल मैनेजर ने गायघाट पुलिस को बताया है कि बेरुआ का सिंटू सिंह रंगदार है। वह हर दिन 50 ट्रक व बस को टोल से फ्री में पास कराने का दबाव बनाता है। इसके लिए अक्सर टोल पर आकर मारपीट करता है। बीते शुक्रवार की रात 8:50 पर एक ट्रक पहुंचा। उसके चालक ने टोल काउंटर कर्मी से कहा कि सिंटू सिंह ने इस गाड़ी को फ्री में पास कराने के लिए कहा है। काउंटर कर्मी ने इनकार कर दिया तो ट्रक चालक ने सिंटू सिंह को कॉल कर बुला लिया। गाड़ी को फ्री में पास कराने के लिए वह काउंटर कर्मी के साथ गाली गलौज करने लगा। इसके बाद सिंटू ने सुरेंद्र सिंह, बबलू सिंह, नवीन सिंह, छोटू सिंह, नवनीत सिंह, विक्की सिंह और विकास सिंह समेत 15 से 20 अन्य अज्ञात लोगों को बुला लिया। सभी ने टोल कर्मियों पर हमला कर दिया। टोल पर तोड़फोड़ भी की। इसमें टोल कर्मी धर्मवीर कुमार और बिट्टू कुमार घायल हो गए। टोल मैनेजर ने पुलिस को बताया है कि ये लोग रंगदारी में टोल से ट्रक पास कराकर अवैध कमाई कर रहे हैं। हनुमान कट और मैठी कट को नहीं चलने देने की धमकी देते हैं। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि CCTV के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल, ये कल का मामला है। गायघाट थाना अंतर्गत जो टोल प्लाजा है, मुजफ्फरपुर दरभंगा के बीच का टोल प्लाजा, तो वो अभी नए आए हैं। करीब 1 सप्ताह पहले उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो 6-7 दिन पहले भी उनसे बगझक किए थे, जिसमें एक मामला दर्ज हुआ था 260/24 गायघाट में, और उसमें सिंटू, पिंकू, विकास वगैरह को नामजद किया गया था। और संभावना ये बनती है कि उन्हीं लोगों के द्वारा फिर बगझक, इस बार तो बगझक से ज़्यादा मामला आगे बढ़ गया है। और जैसा कि लिख के आवेदन में लिखा गया है कि टोल प्लाजा के मैनेजर ने आवेदन दिया है कि उन्होंने चालान मशीन और बैग भी उठा कर लेके चले। तो अभी तक के जांच में क्या ये प्रथम दृष्टया कहा जा सकता है कि जो लोकल लोग हैं वो दबंगई कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत प्रमंडलीय इकाई तिरहुत मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत मुजफ्फरपुर के समक्ष अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना को राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर संत सिंह, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष जीता जहां उर्फ जीतू सिंह, राज्य अध्यक्ष रामविलास पासवान, मुख्य अतिथि प्रमंडलीय अध्यक्ष महेश राय, जिलाध्यक्ष लाल बाबू राय ने संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव संत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार से मांग की कि पूर्व में सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदार के आश्रितों को
बहाली हेतु बिहार सरकार विशेष अध्यादेश लाकर प्रावधान कर विधानसभा के पास कराए एवं नियुक्ति पद निर्गत कराने का आदेश जारी करे। प्रमुख मांगे तो बिहार सरकार से है, मुख्यमंत्री से, कि हमारी जो पूर्व में जो व्यवस्था थी हम लोगों का 1/1/90 के बाद और 11/11/2004 के बीच जो है हमारी सेवानिवृत्त बड़ा चौकीदार के आश्रितों की बहाली हो रही थी, लेकिन 11/11/2004 के बाद 5/3/2014 के बीच जो है सेवानिवृत्त जो भी बड़ा चौकीदार हुए उनकी बहाली नहीं हो रही है। इसलिए कि एक राजकुमार गुप्ता वर्सेस बिहार सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ये निर्णय लिया कि यह जो बहाली हो रही है आर्टिकल 14 और 16 टच करता है, जो गलत अवैध है, तो बहाली बंद की सरकार ने पुनः जो है वो बहाली करने का आदेश निकाले, बिहार नियमावली 2014 निकाले, जिसमें कहे कि जिनकी उम्र 55 वर्ष और जिनका सेवा 20 वर्ष हो गई है उनके आश्रितों को जो है बहाल किया जाएगा VRS लेकर के। तो वो 25/2/23 तक चली, 5/3/2014 और 25/2/23 तक चली। पुनः जो है हाईकोर्ट का एक मामला आया जिसमें वही दोहराया गया कि आर्टिकल 14 और 16 जो है टच करता है, इसलिए बहाली अवैध है, इसको नहीं किया जाएगा। तो सरकार को शक्ति प्रदत्त है, सरकार में शक्ति है। हमारी मांग है, इस धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार मिन्नत करना चाहता हूँ, आरजू करता हूँ कि आपने जो दिया है VRS उसको पुनः आप लोग लागू कर दें, हमारे चौकीदार दफादार को पुनः बिहार विधानसभा में अध्यादेश ला करके कानून बना दें कि जो है जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनकी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके आश्रितों को एक बार बॉन्ड लेकर के बहाल किया जाए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर सोमवार को मुजफ्फरपुर कांग्रेस के द्वारा तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर कई कल कारखाने लगवाए, कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए फर्टिलाइज़र उद्योग लगवाने के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को आगे ले जाने के लिए कई स्कूल कॉलेज की स्थापना करवाई। उन्हें इन्हीं योगदान के कारण आज पूरा बिहार केसरी के रूप में जानता है। मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार, आनंद कुमार, मोहित, कौशल किशोर चौधरी, रितेश कुमार सिन्हा, सविता श्रीवास्तव सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद थे। प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री महान स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती 137वीं जयंती आज जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के तत्वाधान में आयोजित की गई है। तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में वो एक महान नेता थे, प्रखर वक्ता थे, प्रखर अधिवक्ता थे और उनके नेतृत्व में बिहार बहुत विकास की ओर बढ़ रहा था। आज आप बरौनी रिफाइनरी देख रहे हैं, हटिया का जो इंडस्ट्री देख रहे हैं, उद्योग का जाल बिछ गया था। उस समय आज़ादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और दलितों को उन्होंने सम्मानपूर्वक जो है बाबा बैद्यनाथ में जल चढ़ाने के लिए उन्होंने मार भी खाई, लाठियाँ उन पर बरसाया गया। तो ऐसे महान विभूति को जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि श्री बाबू के बताए हुए रास्ता पर हम लोग चलेंगे और आने वाला समय बिहार में श्री बाबू के समय में जो विकास हुआ है, हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आने वाला समय श्री बाबू का जो दूरदृष्टि पक्का इरादा था उस पर अमली जमा पहनाया जाएगा। सोमवार को मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल के सभागार में तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव के प्रत्याशी राजेश रोशन ने प्रेस वार्ता कर अपने पूरे राजनीतिक करियर के बारे में सारी बातें रखी। उन्होंने बताया कि बीजेपी में रहकर एवं सच्चिदानंद मंच में रहकर कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को मदद पहुंचा और उपचुनाव में अपनी भागीदारी के लिए आप सबों के बीच आया हूं। देखिए 25 सालों से मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करता आया हूं। अभी मैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार हूं और मैंने जो 25 वर्षों में जनता की सेवा की है लगातार हर समय में, चाहे कोरोना हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हो या और भी जो भी चीज़ें हैं,
लोगों को मैंने सुविधा प्रदान की है, सड़क हो नाला हो, जैसे ही संभव हुआ है मैंने अपने स्तर से जो लोग मेरे पास आए हैं सबकी हमने सेवा की है। तो मैं आगे भी सेवा करना चाहता हूं कि आगे मैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पूरे क्षेत्र की मैं सेवा करूं। क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं तिरहुत क्षेत्र के चुनाव को लेकर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, मेरा मुद्दा इस पूरे क्षेत्र में, मैं एक बात साफ कहता हूं कि मेरा सड़क और छोटा नाला मेरा मुद्दा नहीं होगा। मेरा मुद्दा होगा इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। आज हमारे तिरहुत क्षेत्र में वैशाली में, हाजीपुर में, मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, शिवहर में सब जगह उद्योग का लगना शुरू हुआ। तो कैसे बड़े उद्योगपति यहाँ आए, बड़ा बड़ा उद्योग लगाए, ताकि उद्योग के क्षेत्र में जो हमारा तिरहुत क्षेत्र है वो हमारा आगे बढ़े। हमारा दूसरा मुद्दा मेरा है पर्यटन। हमारा जो ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो तिरहुत प्रमंडल का ये जो 4 जिले हैं, इस ज़िले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ बाबा मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ हैं, वैशाली जो बौद्ध और जैन की तीर्थ स्थल है वैशाली है, वहाँ है, सीतामढ़ी में माँ जानकी हैं, उनसे सटा हुआ नेपाल में लोग जाते हैं, जनकपुर जाते हैं, और छोटे छोटे पौराणिक मंदिर यहाँ बहुत अधिक मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी शिवहर में हैं, जिनका विकास जब होगा तो यहाँ पर्यटन आएगा, लोग आएंगे। अभी बहुत कम पर्यटक जो आ पाते हैं, जिनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, इस सुविधा के कारण वो वैशाली में नहीं टिक पाते हैं, और यहाँ से जनकपुर नहीं जा पाते हैं, सीतामढ़ी में रुक नहीं पाते हैं। तो मेरा प्रयास ये होगा कि मैं जो हो सो उस क्षेत्र में विकास करूं, पर्यटन को एक नया आयाम दूं, सुविधा दूं पर्यटकों को, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो सके। मेरा तीसरा है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा को कैसे को ठीक किया जाए। अभी जो सरकारी मशीनरीज है जो काम कर रही है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ से अमूमन जो है सो पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाता है। तो इस रेफ़र की समस्या से बचाने के लिए जब यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो गया मुजफ्फरपुर में, तो यहाँ के चिकित्सकों को उत्साहवर्धन करके कि भाई आप लोग यहीं इलाज कराइए, और ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में लोगों को सुविधा गांव में मिल जाए, जो उनके वेलनेस सेंटर है वहाँ पर लोगों को सुविधा मिल जाए। सोमवार को मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित सेंट जोसेफ मैनेजमेंट कॉलेज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आधुनिक बिहार के निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री शेरे बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू की 137वीं जयंती मनाई गई, जिसमें उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित कर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापकों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया। वहीं कॉलेज के निदेशक प्रमोद कुमार और चेयरमैन गीता राय ने अपने संबोधन में उनके मुख्यमंत्री काल में किए गए विकास कार्य और भविष्य में विकसित बिहार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। मौके पर सुबोध कुमार, भोला प्रसाद मिश्रा, मंजीत कुमार, अविनाश कुमार, प्रवीण कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। सबसे पहले तो एक्चुअली जो बिहार के आर्किटेक्चर कहा जा सकता है, श्री कृष्ण बाबू जनप्रिय नेता और बिहार को एक नया दिशा देने वाला प्रणेता भी थे। उनका आज जन्मदिन पर इस कॉलेज के सभी शिक्षकगण मिलकर एक आयोजन किया गया। खासकर मुजफ्फरपुर वासियों और हमारे विद्यालय से जुड़े हुए सभी अभिभावक को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके सहयोग और सच्चे मार्गदर्शन से सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना हुई और अपने मुकाम को पाने में सफल रहा और अपने टीम के साथ अभी भी अथक प्रयास कर रहे हैं। खासकर सारे अभिभावक को अपने विद्यालय परिवार से, जो कभी कॉलेज का परिवार भी होगा, कोटि कोटि बधाई। समाज में की ज़रूरतों को देखते हुए एक टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल कोर्स जिसमें BBA और BCA
का संचालन होगा उसकी स्थापना की गई है और बिहार यूनिवर्सिटी और AICTE से अप्रूवल मिल चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि समाज में की ज़रूरतों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे काफ़ी बेरोजगारी या अन्य ज़रूरत की चीज़ें जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो इसी तरह के टेक्निकल एजुकेशन के लिए राज्य से बाहर जाते हैं और कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो उन पर आने वाले खर्च का सही से वहन नहीं कर पाते। तो उन बच्चों के लिए हम अपने अभिभावकों को, अपने शुभचिंतकों को आश्वस्त करते हैं कि हम वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो स्कूल में देने का अथक प्रयास करते आ रहे हैं, आगे भी इस कॉलेज के संचालन में भी अहम भूमिका होगी। और ये भी आश्वस्त करते हैं कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो हमारे विद्यालय के एलुमनी हैं उनका जो फीडबैक मिला है कि इन बच्चों को 100% प्लेसमेंट की गारंटी यह कॉलेज देता है। और ये गारंटी खासकर कई कॉलेज कंपनी से जो हमारे बच्चे वहाँ के कई जगह तो CEO हैं, HR में हैं, उन्हें आश्वस्त किया है और हमारा अपना कंसेंट लेटर भेजा है कि अपने कॉलेज से बच्चों का 100% जॉब की गारंटी। तो मैं उनके भरोसे और अपने गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के भरोसे मैं कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे कहीं न कहीं अपने परिवार का संबल बनेंगे, कोर्स पूरा करके आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा करेंगे। फिर से मुजफ्फरपुर वासियों और बिहार वासियों को कृष्ण बाबू के जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। सोमवार को पहल के द्वारा पहल के ब्रांड एम्बेसडरों का सम्मान समारोह आसब हॉस्पिटल में सादगी पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जूरन छपरा स्थित आसब हॉस्पिटल में किया गया था, जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में विशिष्ट योगदान को लेकर शहर के 55 सम्मानित लोगों को आसब हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा अंग वस्त्र और मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। आसब हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि आज आसब हॉस्पिटल का पहल के द्वारा संयुक्त रूप से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज को बेहतर बनाने वाले रियल हीरो को सम्मानित किया गया। यह रियल हीरो अपने मेहनत और लगन से अपने अपने क्षेत्रों में कामयाब हुए हैं। सभी क्षेत्रों में सफल लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर आज उनका सम्मान हम खुद को सभी क्षेत्रों में सफल लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर आज उनका सम्मान कर हम खुद को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हम लोग अपने पहल के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज ये ब्रांड एम्बेसडर हम लोग उनके सम्मान का एक समारोह रखे हैं, जो कि उनके उत्साह को और बढ़ाएगा। जहाँ भी वो काम कर रहे हैं तो अपने जेनिथ पे हैं, अपनी एक खास ऊंचाई मुकाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें और भी आगे बढ़े, उनका उत्साह और बढ़े, वो अपने उद्देश्य में और भी कामयाब हों। इसके लिए हम लोग इस तरह के सम्मान समारोह का आयोजन किया हम लोगों ने। किस क्षेत्र से मुख्य रूप से किन क्षेत्र? हर क्षेत्र में समाज से जुड़े हुए बहुत सारे क्षेत्र हैं, जहाँ पे कोई शिक्षा में आगे है, कहीं पे कोई स्वास्थ्य में आगे है, कोई कहीं पे किसी व्यापार के क्षेत्र में आगे है। तो अलग अलग जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं और जिन्होंने शुरुआत भी की है लेकिन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, युवा हैं, इनर्जेटिक हैं, उन लोगों के इस तरह के सम्मान समारोह से उनका उत्साह और बढ़ाने का प्रयास है। कितने लोग आज सम्मान समारोह में आज? हम लोगों ने 42 लोगों का चयन किया है और हम लोग उनका सम्मान करेंगे। पहल बेसिक किस प्रकार से? पढ़ें पहल बेसिक वर्क किस प्रकार से करते हैं? पहल संस्था जो है पहल का कार्य क्षेत्र क्या है ये आप जानना चाह रहे हैं।
हम लोग शिक्षा में काम करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य में काम करते हैं, हम लोग खेलकूद के लिए काम करते हैं, महिला उत्थान के लिए काम करते हैं और साथ ही सामाजिक जागरूकता के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो कि बहुत बार हम लोग ये महसूस करते हैं कि वो सरकारी तौर से भी बहुत अच्छे तरीके से उसमें सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। उन क्षेत्रों को हम लोग पहल की तरफ से पहल करते हुए और उसको आगे बढ़ाने का हम लोग अपने। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।